नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणिपात। मैं आरजे फिर से आपका मिशन ज्ञान गंगा चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हमारा पिछला क्लास जो था वो क्या था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने क्या पढ़ा ना, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता के बारे में पढ़े, जिसमें से हमने कृषि जो विशेषता है उसके बारे में हमने पिछला क्लास में पढ़ा था। आज हम उसी की जो एक अगली क्लास है इसमें हम देखेंगे पशुपालन। पशुपालन भी सिंधु घाटी की सभ्यता की एक विशेषता थी। तो आज हम पशुपालन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है, वो एक बार पिछला क्लास में जो पढ़ाए हैं वो आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। पिछले क्लास में हमने कृषि से रिलेटेड चीजें बताई थी, उससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता का परिचय बताया था, ठीक है। तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग आते हैं पशुपालन पे। तो पशुपालन कहने का मतलब क्या हुआ कि पशुपालन कहने का मतलब है कि लोग पशुओं को पाला करते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में पशुओं को पाला जाता था। इस चीज का प्रमाण कहां से मिलता है हमें? तो इस चीज का प्रमाण हमें मिलता है जानवरों की जो अस्थियां पाई गई थी। बहुत सारे पुरास्थल जो हैं, जैसे लोथल हो गया, बनावली हो गया, आपका मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, सुरकोदा हो गया, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, पूरा स्थल जहां से जानवरों की हड्डियां पाई गई है, ठीक है। उन जानवरों की हड्डियों के आधार पे जो पुरातत्वविद हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि इस सभ्यता में पशुओं का चलन था, ठीक है। जब पशुपालन का एक बात आया तो चलिए एक आपसे प्रश्न पूछते हैं कि पशुपालन जो है, पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? कहने का मतलब कि पशुपालन कौन से काल में पशुपालन सर्वप्रथम चलन में आया था, ठीक है। तो पशुपालन चलन में कब आया था ना? मध्य पाषाण काल में। जब हम पाषाण युग में देखते हैं तो मध्य पाषाण युग जब शुरुआत होती है तो उस मध्य पाषाण काल में पशुपालन चलन में था। लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था, ठीक है। तो पशुपालन से रिलेटेड एक सवाल हो गया कि पशुपालन किस काल से संबंधित है, तो वो मध्य पाषाण काल से है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें साक्ष्य के तौर पे हमें किस किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी पशुपालन चलन में था। तो वो है, पहला साक्ष्य कि जानवरों की अस्थियां पाई गई है। मैंने जैसे पहले अभी कहा कि जानवरों की अस्थियां बहुत ही मात्रा में बहुत सारे पुरास्थलों से प्राप्त हुई है, ठीक है। अब दूसरा साक्ष्य जो है वो है मुद्राओं एवं मोहरों पर जानवरों का चित्र बना होना, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं एवं मुद्राएं हैं उसमें एक श्रृंगी पशु का चित्र सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कुबड़दार वृषभ जो बताए थे उसका चित्र देखने को मिलता है। तो ये सारी जो फिर जाके आप कभी देखिएगा हाथी सजा हुआ हाथी का चित्र मिलता है। तो ये सारे मुद्राओं पर जो पशुओं के चित्र है ये भी बताते हैं कि इस युग में पशुपालन चलन में था। फिर तीसरा क्या मिलता है ना, जानवरों की मूर्तियां मिली है, जैसे घोड़े की मूर्तियां मिली है, बैलगाड़ी का मूर्ति मिला है कि मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है। तो ये सारी चीजें बताती है कि पशुपालन चलन में था। चौथी चीज क्या हो सकती है ना, कृषि का साक्ष्य। जैसे हमने पिछले क्लास में कहा कि कृषि इस सभ्यता की विशेषता थी, ठीक है। तो जब कृषि इस सभ्यता का विशेषता है तो कहीं ना कहीं पशुपालन भी इससे संबंधित ही है। तो कृषि अगर है तो कहीं ना कहीं पशुपालन भी इस सभ्यता में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहे पशुपालन के साक्ष्य। अब हम इसमें आगे क्या देखेंगे कि अब जैसे हमने कहा कि जानवरों की अस्थियां मिली, मुद्राओं पर जानवरों का अंकन चित्र मिला, जानवरों की मूर्तियां मिली। अब हम देखेंगे कौन कौन से जानवर पाए गए हैं, कौन कौन से जानवर की अस्थियां पाई गई है, उनमें से कौन कौन से जानवर पालतू थे, कौन कौन से जानवर जो हैं वो जंगली थे, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ पे पाए गए, उनकी जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कौन कौन से जानवर मिले थे और कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, इस जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इस काल में जो प्रमुख पशु मिले हैं, प्रमुख पशुओं के जो साक्ष्य मिले हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसे भेड़ के साक्ष्य मिले हैं, बकरी हो गया, कुबड़दार वृषभ, ये तो आपको पहले भी बताया है कि ये सबसे महत्वपूर्ण पशु था। फिर आपका भैंस हो गया, फिर सुअर हो गया, फिर हाथी हो गया, फिर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं ना, सुरकोदा से मिलता है। फिर कुत्ता हो गया, फिर बिल्ली हो गया, यूनिकॉर्न आपको पता हो कि ये ऐसा पशु है जो सिर्फ मिथ्य कथाओं में ही सुनने और देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न जो है इनके भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। बहुत सारे जो मुद्राएं हैं इसे क्या कहा जाता था सिंधु घाटी की सभ्यता में, कहा जाता था कि एक श्रृंगी पशु, ठीक है। तो एक श्रृंगी पशु जो है
उसके साक्ष्य हमको बहुत सारे मोहरों पे, सबसे ज्यादा मोहरों पे यूनिकॉर्न के ही चित्र मिलते हैं। तो यूनिकॉर्न हो गया, फिर आपका ऊंट के साक्ष्य हो गया, फिर गेंडा का साक्ष्य हो गया, लोमड़ी, बाघ, बारहसिंघा, हिरन, घड़ियाल, गरुड़, फिर जाके सांप, मछली, कछुआ, बतख, ये सारे जितने भी पशु हैं, पशु पंक्षी, इन सारे पशु पंक्षियों के हमको साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक एक पशुओं से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आते हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह से सीधे पूछ दिए जाते हैं। क्या आपका स्टेटमेंट रहेगा, क्या गरुड़ के साक्ष्य हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, या गरुड़ से क्या सिंधु घाटी के लोग परिचित थे, इस टाइप का आपसे प्रश्न बनता है। तो उसलिए आपको जितने भी पशु के नाम लिखा है एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको डिटेल बाय डिटेल एक एक पशुओं के बारे में जितने भी फैक्ट बनते जाते हैं वो आपको बताएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखते हैं जो फैक्ट है पशुओं से रिलेटेड वो क्या है। तो देखिए, ऊंट की जो अस्थियां हैं वो ऊंट की अस्थियां कहां से पाई गई है ना, कालीबंगा से। आपको पता होगा कालीबंगा कहां है ना, राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा का वैसे अगर पूछे कि शाब्दिक अर्थ क्या होगा तो क्या होगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, काली चूड़ियां, काली यहां से काली से मतलब हो गया काला, बंगा का मतलब होता है चूड़ी। ठीक है, तो काली चूड़ियां, तो कालीबंगा से क्या मिला, ऊंट की अस्थियां। ठीक है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आता है वो है घोड़े की अस्थियां। कहा जाता है कि घोड़े से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, इसीलिए इस पे ज्यादा विवाद होता है। तो घोड़े की अस्थियां पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, घोड़े की अस्थियां पाई गई है। वो कहां से पाई गई है ना, सुरकोतदा। सुरकोतदा कहां पे है ना, गुजरात में है। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों का क्या मत होता है इसमें, कहा जाता है कि घोड़े की अस्थियां नहीं, वो जंगली जो खच्चर होते हैं उनकी अस्थियां थी। क्योंकि आपको पता है कि गुजरात का जो कच्छ इलाका है वहां पे बहुतायत मात्रा में जंगली खच्चर पाए जाते हैं, गधे जो होते हैं तो जंगली खच्चर पाए जाते हैं, जिनकी जो बनावट होती है वो घोड़े से मेल खाती है। तो लोगों को इसीलिए बहुत सारे विद्वानों का मत होता था कि वो घोड़े नहीं, वो जंगली खच्चर होंगे। ठीक है, लेकिन घोड़े की अस्थियां पाई गई है। तो घोड़े की अस्थियां कहां से पाई गई है ना, सुरकोतदा से। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, घोड़े की जो अस्थियां हैं वो सुरकोतदा से पाई गई है। और सुरकोतदा कहां है ना, गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है घोड़े की मूर्तियां। अब घोड़े से रिलेटेड आ रहा है तो घोड़े की मूर्तियां कहां पे आ रही है ना, घोड़े की मूर्तियां रंगपुर और लोथल से पाई गई है। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पे याद करने, आपको एक ट्रिक बताते हैं कि घोड़े से रिलेटेड अगर आए ना तो घोड़े से रिलेटेड ज्यादातर जो है वो गुजरात के जो पुरा स्थल है वही हो सकता है उसका आंसर। क्योंकि देखिए घोड़े से रिलेटेड अस्थियां जो है वो कहां पाया गया है ना, सुरकोतदा में। और उसकी घोड़े की मूर्ति कहां पाई गई है ना, रंगपुर और लोथल में। और रंगपुर और लोथल कहां का है ना, गुजरात के ही क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये गुजरात का ही पूरा स्थल है। तो रंगपुर और लोथल जो है घोड़े की मूर्तियां पाई गई है। और एक आता है कि घोड़े के दांत कहां से पाए गए, तो ये जो है ये राना गुंदई में पाया गया। ये कहां पे है, वैसे राना गुंदई जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं गुजरात के बॉर्डर पे ही लगता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि घोड़े से अगर रिलेटेड कुछ फैक्ट आए तो सबसे पहले एलिमिनेट करना है आंसर को कि गुजरात से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर गुजरात से रिलेटेड पूरा स्थल नहीं है तो आप उसे पहले ही ऐसे हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और घोड़े अगर आपको मिल जाता है गुजरात वाला तो ज्यादातर चांसेस है कि वो सही होने के, कि गुजरात वाला अगर पूरा स्थल है तो उस पर टिक कीजिएगा तो ज्यादा चांसेस है। तो ये आपको ट्रिक के तौर पे बोले। ठीक है, लेकिन अगर आप फैक्ट पूरा याद कर लीजिएगा तो वो आपके लिए फायदेमंद है। तो ठीक है, घोड़े की मूर्तियां जो है वो रंगपुर और लोथल से मिली, और घोड़े के दांत जो मिले वो राना गुंदई से मिली जो कि पाकिस्तान में। तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिलता है, हाथी के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और हाथी भी कैसे मिलते हैं ना, हाथी को आभूषण जो होते हैं, आभूषण से सजा हुआ हाथी का चित्र मिलता है। तो मुद्राओं पे आभूषण से अलंकृत किया हुआ हाथी के चित्र मिलते हैं। तो ये आभूषण से अलंकृत किया हुआ हाथी का चित्र हमें क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये हाथी जो है पालतू जानवर के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हाथी के चित्र से हमें पता चला कि हाथी से भी परिचित थे सिंधु घाटी के लोग। दूसरा चीज हमें क्या पता चलता है कि आभूषण से अलंकृत किया हुआ था, तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हाथी जो है वो पालतू जानवर के रूप में प्रयोग किया जाता होगा। आप ही खुद सोच के देखिए, अगर हाथी जंगली होगा तो क्या उसे आभूषणों से सजाया जा सकता है? नहीं सजाया जा सकता है। हाथी को कब सजाया जाएगा? जब वो पालतू होगा। आप जैसे साउथ साइड जाइएगा, केरला साइड, तो आप देखिए कि वहां पे मंदिरों के जो हाथी होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से आभूषणों से सजा बजा के
रखा जाता है, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कि मुद्राएं जो प्राप्त हुई है उसमें हाथी जो है उसे आभूषणों से सजाया गया है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि हाथी कहीं ना कहीं पालतू जानवर के रूप में प्रयोग होता था। अब हाथी और घोड़े से रिलेटेड फैक्ट हो गया आपका। तो हाथी से जो हाथी का दांत है, यहाँ शायद मैंने कहना भूल गया, हाथी का जो दांत है उसका पैमाने के तौर पर यूज किया जाता था। वो कहाँ पे यूज किया जाता था? लोथल पे, ठीक है। तो हाथी दांत का पैमाने के तौर पर जो यूज होता था वो लोथल में यूज होता था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा जानवर जो है वो गेंडे का प्रमाण। तो गेंडा आ गया, तो यहां से आप एक फैक्ट याद कर लीजिए। देखिए गेंडा जो जानवर है ये आखिर कौन से जलवायु का जानवर है? जो गेंडा है वो कहाँ पे रहता है? ज्यादातर आर्द्र जलवायु जहां पे होगी वहां पे रहता है। तो गेंडे से रिलेटेड जो फैक्ट है इस जानवर के बेसिस पे जो दो विद्वान है उनका मानना था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में की जो जलवायु रही होगी वो अर्ध शुष्क न रह के कहीं ना कहीं आर्द्र जलवायु रही होगी, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी की जलवायु को लेकर विवाद है, विद्वानों में मतभेद है कि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की जो जलवायु है वो अर्धशुष्क थी, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ की जलवायु जो है वो अर्धशुष्क ना होके आर्द्र जलवायु थी, ठीक है। तो आर्द्र जलवायु के पक्ष में जो दो विद्वान है उनका क्या नाम है? जो दो विद्वान है उनका नाम है, पहला है स्टुअर्ट पिगट और दूसरा है मार्टिमर व्हीलर। इन दो विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जलवायु है वो अर्धशुष्क ना होके आर्द्र जलवायु है, ठीक है। तो ये जो अपना तर्क रख रहे हैं इसके लिए जो अपना इनका जो कहना है, इनका कथन जो है कि यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क ना होके आर्द्र है, तो इसके पक्ष में ये क्या प्रमाण देते हैं? ये कहते हैं कि देखिए यहाँ से हमें गेंडे का साक्ष्य मिला, हाथी का साक्ष्य मिला, बाघ का साक्ष्य मिला, ठीक है। इन जानवरों के साक्ष्य के आधार पे कहते हैं कि ये सारे जानवर कौन से जलवायु में रहते हैं? नहीं, ये सारे जानवर आर्द्र जलवायु में रहते हैं, सघन वनों में रहना पसंद करते हैं। तो ये अगर सघन वन कहाँ होंगे? जहाँ की जलवायु आर्द्र होगी। तो इसके बेसिस पे ये कहते हैं कि यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क ना होकर आर्द्र होगी। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट भी रखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं ना, आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पे सबसे ज्यादा पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो पकी हुई ईंटें जब मिलती है तो उनके आधार पे कहते हैं मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट कि देखिए पकी हुई ईंट मिला है, इसका मतलब ईंटों को पकाने के लिए कहीं ना कहीं ईंधन की आवश्यकता होगी। और वो ईंधन कहाँ से मिलेगा? ना घने जंगलों से लकड़ी के रूप में वो ईंधन इन्हें प्राप्त होता था। उन लकड़ियों को जलाकर ईंटों को पकाया जाता था। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि तब यहाँ की जलवायु क्या रही होगी? ना आर्द्र रही होगी, क्योंकि आर्द्र जलवायु में ही घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसका तीसरा इन्होंने रीजन क्या बताया था ना, यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो जल निकास प्रणाली को देखकर इन्होंने कहा कि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में वर्षा होती थी, ठीक है। ज्यादा मात्रा में वर्षा होने के कारण कहीं ना कहीं जो वर्षा का जल है उसे शहर से बाहर निकालने के लिए ये जल निकास प्रणाली बनाई गई होगी, ठीक है। तो ये तीन आधार पे ये कहते हैं कि यहाँ की जलवायु जो है वो अर्ध शुष्क न होकर आर्द्र जलवायु थी, ठीक है। और आपको और एक बात पता होगा, कृषि में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है ये काफी उपजाऊ क्षेत्र रहता था। कहा जाता है कि ये क्षेत्र काफी उपजाऊ था। अब वो उपजाऊ कब हो सकता है? जब सिंधु नदी में बाढ़ आते होंगे और बाढ़ के कारण नई जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहाकर मैदानी इलाकों में लाई जाती होगी। तो अगर बाढ़ आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्षा हो रही है। तो ये सारे तथ्यों के आधार पे कहा जाता है कि यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क ना होके आर्द्र जलवायु थी, ठीक है। तो गेंडे का प्रमाण कहाँ से हमको मिलता है? यहाँ पे गेंडा जानवर आया तो उसके बारे में हम बता दिए आपको जलवायु से रिलेटेड। तो गेंडे का प्रमाण अब कहाँ से मिलता है? तो गेंडे का प्रमाण हमको आमरी से मिलता है, और ये आमरी कहाँ है? ना पाकिस्तान में, ठीक है। आमरी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो गेंडे का प्रमाण हो गया आमरी में मिलता है। उसके बाद देखिए एक साक्ष्य मिलता है बिल्ली और कुत्ते का। आपको लिखा है कि बिल्ली और कुत्ता भी इस सभ्यता के लोग परिचित थे, बिल्ली और कुत्ते से भी। तो बिल्ली और कुत्ते से रिलेटेड क्या फैक्ट आता है? कहा जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है, पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहां से मिले हैं, ठीक है। ठीक से सुनिए कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहां से मिले हैं, किस पुरास्थल से मिला है? तो वो मिला है चन्हूदड़ों से। उसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से फ्रेम किया जाए तो बनता है कि बिल्ली के पैर के अंकन वाली ईंट, ठीक है, मतलब कच्ची हुई ईंट होगी, उसमें क्या था?
कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया और बिल्ली का पंजा उस ईंट पे पड़ा, और जब वो ईंट पक गई है या पकाया गया तो उस पे उस बिल्ली के पंजे का निशान रह गया। ठीक है, तो उसी को घुमा के पूछा जाता है कि बिल्ली के पैर के अंकन वाली ईंट कहाँ से मिली, तो वो हो जाएगा चनहुदड़ो। आपसे पूछे कुत्ते के पंजे का निशान तो वो भी होगा चनहुदड़ो, या पूछे बिल्ली के पैर के अंकन वाली ईंट तो वो भी होगा चनहुदड़ो। ठीक है, अब और एक जानवर आता है लोमड़ी। तो लोमड़ी भी जो है सिंधु घाटी के लोग लोमड़ी जानवर से भी परिचित थे। तो लोमड़ी का भी साक्ष्य हमको मिलता है, एक मुहर मिला है जिसपे लोमड़ी के चित्र बना हुआ है। तो लोमड़ी का साक्ष्य हमको कहां से मिलता है ना, वो मिलता है लोथल से। ठीक है, लोथल से। आप याद कैसे कीजिएगा, जैसे आपको बताया था चावल से रिलेटेड फैक्ट में बताया था, चावल का ल ले लीजिए और लोथल का ल ले लीजिए, तो उसी तरह लोमड़ी का ल ले लीजिए, ठीक है, और लोथल का ल ले लीजिए। ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा लोमड़ी कहां से रिलेटेड है ना, लोथल से। लोमड़ी का साक्ष्य जो हमको मिलता है वो कहां से मिलता है, लोथल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ के लोग क्या करते थे, लिपि जो ये लिखते थे, यहाँ के आपको पता होगा कि ये जो है इस सभ्यता के लोग लिपि से परिचित थे, लेखन कला से परिचित थे। भले ही वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन यहाँ के लोग लिपि से परिचित थे, चीजों को लिखना जानते थे। तो ये क्या करते थे, लिपि के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे ना, जैसे हो गया चिड़िया हो गया, पशु पंक्षी हो गया, इनका प्रयोग। तो मछली जो है इनके लिपि में मछली का चित्र देखा गया है और चिड़िया का चित्र देखा गया। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये लोग मछली और चिड़िया से भी परिचित थे और ये जानवर भी इस सभ्यता में कहीं ना कहीं रही होगी। ठीक है, तो मछली का भी प्रमाण हमको मिल गया, कहां से मिला ना, इनकी लिपि से मिला। और एक चीज याद रखिएगा, मछली और लिपि आया तो लिपि से रिलेटेड फैक्ट याद कर लीजिए। कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी लिपि कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, मछली चिड़िया वगैरह का चित्र प्रयोग कर रहे हैं। तो इसकी लिपि क्या हो जाएगी ना, भाव चित्रात्मक। ठीक है, इनकी लिपि जो होगी वो भाव चित्रात्मक, मतलब चित्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है लिपि से रिलेटेड कि इनकी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी या बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये बताइए। इनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी या बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो इनकी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मतलब कहने का कि इनकी लिपि जो है अगर लिखना शुरू करेंगे तो इस साइड से इस साइड आती थी। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर आ रही है। तो इनकी लिपि अगर एक लाइन में लिखते थे, अगर एक ही लाइन का कोई सेंटेंस है तो वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन अगर वो सेंटेंस दो लाइन में लिखना है तो फिर वो दूसरी लाइन जो लिखी जाएगी वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाएगी। ठीक है, पहले आए दाएं से बाएं की ओर, फिर आएंगे बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, इस तरह से इनकी लिपि चलती थी, एक बार इधर से एक बार इधर से। ठीक है, तो इनकी लिपि इस तरह से चलती थी। तो ये दो फैक्ट लिपि से रिलेटेड आ गया। खैर इसको आगे हम लोग जब कला एवं संस्कृति में पढ़ेंगे तब तो बताएंगे ही, लेकिन अभी जब आ गया तो आपको बता देंगे। ठीक है, अब एक आता है कि सबसे प्रिय पशु। आपको पहले भी बताया कि इस सभ्यता में कुबड़दार वृषभ जो है वो सबसे प्रिय पशु है। और सिर्फ इसी सभ्यता में नहीं, अगर हम देखेंगे कि जब मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया तब से ही लेकर सबसे जो प्रिय पशु रहा है वो कुबड़दार वृषभ ही रहा है। जब हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृतियां पढ़ते हैं, ताम्रपाषाण संस्कृतियां, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं आहार बनास संस्कृति जब हम बताए थे, तो आहार बनास संस्कृति भी जो है उसमें भी कुबड़दार वृषभ मिला था। उस वृषभ को क्या कहे थे हमने, बनासियन बुल कहा था। ठीक है, फिर एमपी की मालवा कायथा संस्कृति पढ़ेंगे, उसमें भी बनासियन बुल की ही तरह कुबड़दार वृषभ मिलते हैं, जिसका पिछला जो चित्र मिला है उसका पिछला हिस्सा नहीं है, तो वो भी कुबड़दार ही था। तो इस सारे ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां चल रही है, इन सारी संस्कृतियों में कुबड़दार वृषभ जो है वो पूजनीय था, उसकी पूजा की जाती थी। और वो आगे भी चलता आया सिंधु घाटी सभ्यता तक भी। हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुबड़दार वृषभ जो है इसकी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो कुबड़दार वृषभ अगर पूछे कि सबसे प्रिय पशु सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो हो जाएगा कुबड़दार वृषभ। ठीक है, अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण पशु है वो है एक श्रृंगी पशु, इसको कहते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, इसको यूनिकॉर्न कहते हैं, एक सींग होता है इसका। ये एक्चुअली में ये मतलब कहीं देखने को मिलता नहीं है, कहा जाता है कि ये बस मिथ्या वाला पशु है, कि मिथ्या कथाओं में ही, दंत कथाओं में ही इस पशुओं का जिक्र मिलता है, यूनिकॉर्न का जिक्र मिलता है। घोड़े की आकृति के होंगे और उसके एक सींग होगी। ठीक है, तो लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग इस पशु से भी परिचित थे। ठीक है,
ठीक है, इस पशु से भी परिचित थे। आप जरा सोच के देखिए, जिन पशुओं के बारे में हम सिर्फ कहानियों और किताबों में ही सुनते हैं, उन पशुओं का चित्र जो है ये अपनी मोहरों पे यूज करते थे। तो इससे पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी डेवलप सभ्यता रही होगी। ठीक है, तो ये पशु जो है यूनिकॉर्न, इससे भी ये लोग परिचित थे। और सबसे ज्यादा अगर मोहरों पे किसी पशु का चित्र है तो वो किसका है? एक श्रृंगी पशु का है, जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो सबसे मोहरों पे सबसे ज्यादा अंकन वाला पशु अगर कोई है तो वो है यूनिकॉर्न। ठीक है, तो पशु से रिलेटेड हमने आज जितने भी पशुपालन से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी पशु से रिलेटेड फैक्ट थे, पशुपालन से रिलेटेड फैक्ट, वो आपको बता दिए। अब एक दो बचते हैं। जैसे मान के चलिए, कहा जाता है कि इस हड़प्पा जो है, हड़प्पा पुरा स्थल, हड़प्पा से हमको क्या मिलता है ना? गरुड़ और सांप का प्रमाण मिलता है। अब गरुड़ और सांप का प्रमाण किस प्रकार मिलता है ना? एक गरुड़ का चित्र है। ठीक है, वो गरुड़ क्या है ना? सांप को अपने पंजे पे दबाए हुए है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है गरुड़ और सांप से भी यहाँ के लोग परिचित थे। तो पूछे कि गरुड़ के पंजे पे दबे हुए सांप के चित्र का साक्ष्य हमको कहां से मिलता है? तो वो हमें हड़प्पा से मिलता है। फिर एक और एक पशु आ जाता है, आपको लिखाए थे बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा। तो बारहसिंघा जो है, ये भी, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। ये हमें कहां से मिलता है? बारहसिंघा के प्रमाण हमें मिलता है लोथल से। ठीक है, तो बारहसिंघा के भी प्रमाण हमको मिलते हैं लोथल से। और एक पशु है, आप उसको बंदर कहिए या फिर, वैसे तो किताबों में लिखा हुआ है कि वो गोरिल्ला। ठीक है, गोरिल्ला। ठीक है, गोरिल्ला, गोरिल्ला कहिए या फिर बंदर कह लीजिए, इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन गोरिल्ला किताब पे लिखा हुआ है। तो इसके भी प्रमाण हमको कहां से मिलते हैं? गोरिल्ला या बंदर के, तो ये भी हमको लोथल से ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पशुओं से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे, ये सारे फैक्ट आपको सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बता दिए। ठीक है, अब आगे की जो क्लास होगी आज, मतलब हम लोग देखिए कि आज की क्लास में हमारा क्या समाप्त हो गया। कल तो कृषि पहले ही समाप्त कर दिए थे, आज पशुपालन समाप्त हो गया। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त हो गए। अब बचते हैं हमारे नगरीय विन्यास और संरचना जो है। तो हम लोग कल के जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग नगरीय विन्यास और संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सच में आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। और अगर आपका अगर कुछ फीडबैक रहता है, रिव्यू रहता है, तो आप हमें दिया करें कमेंट सेक्शन में, या मैसेज करके, या फिर ईमेल के थ्रू आप हमें अपना फीडबैक दीजिए। क्योंकि आपको अगर लगता है कि कुछ इसमें सुधार करना चाहिए या और बेहतर क्या हो सकता है, तो हम उसे, आपके जो फीडबैक है उसे हम लोग अच्छे से देखेंगे और उस फीडबैक के अनुसार आगे हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो आप हमें दे सकते हैं। उसके लिए वीडियो देखने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए, धन्यवाद।